नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को। आगामी दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, राहुल की जो सदस्यता मानहानि मामले को लेकर गई है उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात की चर्चा भी इस ब्लॉग में होगी। सन 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए गए जनसभा के भाषणों को लेकर सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। सज़ा को लेकर ही यह तय माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी और वो 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएगा। हालांकि उन्हें स्थानीय अदालत ने तुरंत जमानत देते हुए ये भी समय दिया था कि वो 30 दिन के अंदर अपने उच्च अदालत में अपील कर पाएंगे। लेकिन कल राजनीति का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी जो पहले विदेशों में जाकर देश के सम्मान को लेकर संसद में बातचीत कर रही थी और राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कर रही थी, कल कुछ उनकी सदस्यता जाने के बाद कुछ दृग्भ्रमश सी दिखाई दी। पहले जैसे ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था कि वो देश के सम्मान को लेकर एक दिन बाद ही किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रवैया बदला। अब वो उनकी सदस्यता, राहुल की जो सदस्यता गई है उसको पिछड़ों के सम्मान से जोड़कर देखा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि पर तरस आता है, उनके प्रवक्ताओं पर, उनके शीर्ष नेतृत्व पर, कि किस प्रकार वो जो लोग यहाँ से देश का पैसा, आम लोगों का पैसा लेकर विदेश भागे, एक संयोग से वो उनके साथ मोदी उपनाम जोड़ा है, तो वो किस प्रकार से पिछड़ों के सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं या उनके लिए देश का अपमान होता है। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रमित है और वो ये नहीं तय कर पा रही है कि आगामी चुनाव में राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको लेकर किस प्रकार का रिएक्शन दिया जाए और किस प्रकार से ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए जिससे कि पार्टी को और ख़ासकर चुनाव में इसका लाभ दिया जा सके। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को जब से उन्होंने अडानी मामला उठाया है या जब से वे 2019 में वाई नॉट से चुनाव जीत कर आए, तब से लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा था। उन्हें पप्पू घोषित किया गया जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आम जन से जोड़कर मुद्दे किया और अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल किए और पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। तब से वह भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के आंखों की किरकिरी बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी, वो तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो तो अदालत का निर्णय आ गया, नहीं तो इस राहुल गांधी को सदन के जरिए उनकी सदस्यता खत्म करने का निर्णय था। लगातार 10 दिनों से संसद ठप करने वाले भाजपाई अचानक कल सक्रिय दिखे और आनन फानन में ही लोकसभा सचिवालय की ओर से उनको सदस्यता जाने का नोटिस जारी कर दिया गया। जबकि संविधान में एक नियम है कि अगर किसी लोकसभा सदस्य या सदन के सदस्य की अयोग्य ठहराया जाता है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ती है और उनसे विधि विशेषों से
लेने के बाद ही, राय लेने के बाद ही उसके सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता। लेकिन इस मामले में जितनी तत्परता दिखाई गई, उससे ऐसा महसूस हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि किसी तरह से, क्योंकि कांग्रेस की भी भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके पास तमाम रसूख है और तमाम तरह के सोर्स हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सदस्यता बच जाए। तो वो पहले से निकालना चाहते थे। आपको ध्यान होगा कि देश के अपमान को लेकर झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने एक लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक ऐसी समिति का गठन करने की मांग की थी जो कि राहुल की सदस्यता पर विचार करे, लेकिन वो योजना सिरे परवान चढ़ती। इसके बाद ही संयोग कहिए या राजनीतिक प्रयोग कहिए कि सूरत की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर उनकी सदस्यता चली। अब मुख्य रूप से यहाँ एक ये सवाल हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी भ्रमित क्यों। पहले वो इस राहुल गांधी की सदस्यता को देश के अपमान से जोड़ती रही। लगातार 8-9 दिनों तक उन्होंने देश की संसद को मात्र इसलिए ठप रखा कि उन्हें ये महसूस होता था कि देश की अपमान की बात सुनकर पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से भी मोदी के विदेशों में दिए गए भाषण को वीडियो खोजे गए और उन्हें सोशल मीडिया पर चलाया गया। विभिन्न समाचार माध्यमों से वो वीडियो चले तो भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हुआ इस बात को लेकर उन्हें आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने जैसे ही सूरत के अदालत के आदेश पर उनकी सदस्यता राहुल गांधी की गई तो 1 साल की सज़ा के आधार पर उन्होंने तुरंत ही इसको पिछड़ों की उससे जोड़ लिया। मैं भाजपाई से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप पिछड़ों की बात, अगर ये पहली बात तो ये लोग जिन्होंने हजारों करोड़ की देश की संपत्ति को चूना लगाया, आम लोगों को की राशि को जिन्होंने मेहनत से बैंकों में जमा कराया था, उनको लेकर बाहर भागने वाले लोग अगर किसी जात विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो किस प्रकार उन्हें पिछड़ों की या उस समुदाय की अवमानना या ये कह लीजिए कि उनको असम्मान को दृष्टि से देखा जा सकता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अपराधी हो और वो मान लीजिए कि ब्राह्मण बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखता है और वो पकड़ा जाए तो क्या पूरे ब्राह्मण समाज या किसी समाज को उतर कर उसके उसमें पक्ष में उतर जाना चाहिए? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसे पिछड़ों के सम्मान से जोड़ा, राहुल गांधी ने कि मोदी नाम का जिक्र करके पिछड़ों का अपमान किया है, उससे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है। और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हो सकता है कि कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल 100 बार किसी भी घटना की चर्चा करने पर सोचेगा और हो सकता है कि सदन खामोश हो जाए। हमारे एक समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसी प्रकार की स्थिति हमें बनते दिख रही है, क्योंकि सड़कें खामोश हैं। आम जनता अपने ही मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरना नहीं चाहती, वो लगातार इंतज़ार करती रहती है कि कोई आएगा और उनकी बात को विभिन्न माध्यमों पर उठाएगा। लेकिन मुश्किल ये है, सदन जहाँ की आम लोगों की आवाज़ को उठना चाहिए, वो सदन खुद ही म्यूट हो जाता है। वहाँ पे कोई जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। वहाँ
वो चर्चा ही की जाती है जो कि सत्ता दल को फ़ायदा दे, राजनीतिक रूप से फ़ायदा दे। अगर इसी तरह चलता है तो निश्चित तौर पर देश की चुनावी रणनीति और लोकतंत्र को खतरा पैदा होने वाला है। इसी प्रकार अगर भाषणों के आधार पर अगर मुकदमे लिखे जाएंगे, लोगों को दंडित किया जाएगा, मानहानि की बात की जाएगी, तो किस प्रकार से राजनीति होगी और किस प्रकार से लोग जनता से जुड़े मुद्दे पर संघर्ष कर पाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि अपने मुद्दे को लेकर कम से कम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब तो करें। आखिर आपने उनको मत दिया है, समर्थन दिया है, तो आप अपने सवाल को पूछने कहाँ जाएंगे। अब तो ये भी डर हो गया है कि अगर आप अपने जनप्रतिनिधि को घेरते हैं और वो संयोग से अगर किसी ऐसी जात का निकलता है जिससे कि उस जात का आपको घेरने पे ही अपमान लगे, हो सकता है कि आप लोग भी उस मुकदमे के जद में आ जाएं, लेकिन आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी और आवाज़ उठाते रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में भले ही असहमत हो, लेकिन सहमत असहमत हो सकती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर एक मंच पर आना चाहिए। सभी लोगों को इस बात का विरोध करना चाहिए, जैसा कि पूरे विपक्षी दल, यहाँ तक कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, जो कभी भी राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नहीं दिखे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ विभिन्न माध्यमों से अपना समर्थन व्यक्त किया और केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री घोषित किया। देखना यह है कि उनके मुकदमे की बारी कब आएगी। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जो सत्ता के लिए अगले टारगेट हैं, उनका नंबर कब आता है, यानी कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ मुकदमों का दौर कब शुरू करेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मुझे इंतज़ार रहेगा विपक्षी दलों की गतिविधियों का और केंद्र सरकार की आगामी गतिविधियों का। 2024 में आम चुनाव है, पूरी राजनीति इन्हीं चुनावों के इर्द गिर्द घूम रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।